वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारा जो आद्य ऐतिहासिक काल चल रहा था उसमें हमने सिंधु सभ्यता घाटी जो है वो कंप्लीट कर ली थी। अब उसके बाद हमारा आता है वैदिक काल। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो नई संस्कृति प्रकाश में आई थी वो कौन सी थी? वो थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी है हमें वेदों से मिलती है, इसलिए भी हम इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। और जो वैदिक सभ्यता है इसका टाइम पीरियड कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखिए, वैदिक सभ्यता जो है ये भी यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरी उत्तर वैदिक काल। तो जो ये ऋग्वैदिक काल है इसके बारे में हमें जानकारी जो है, जो समस्त जानकारी है वो किससे मिलती है? सिर्फ ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। और जो उत्तर वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। और इसके बारे में जो सारी जानकारी है वो हमें जो बाकी के 3 वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, उनसे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और जो ब्राह्मण साहित्य है इससे मिलती है। अगर देखिए इनके टाइम पीरियड की बात करें तो जो समस्त वैदिक सभ्यता, जो अगर हम कहें वैदिक सभ्यता, तो इसका टाइम पीरियड होगा 1500 से 600 ईसा पूर्व। लेकिन सिर्फ ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। और सिर्फ हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता जो थी उसका टाइम पीरियड क्या था, तो क्या आएगा आंसर? 1500 से 600 ईसा पूर्व। और अगर वैदिक सभ्यता ना पूछकर ऋग्वैदिक काल के बारे में अगर पूछे तो कितना होगा? 1500 से 1000। और अगर उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछे तो 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड होगा। चलिए देखते हैं पहले ऋग्वैदिक काल। तो जो वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है? वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल कहते हैं। 1500 से 600 ईसा पूर्व इसका टाइम जो है वह माना जाता है। संपूर्ण वैदिक काल का इसका टाइम जो है वो माना जाता है। सिर्फ ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 माना जाता है। इस संस्कृति के प्रवर्तक कौन थे? आर्य लोग थे, इसलिए इसको कभी कभी हम आर्य सभ्यता का नाम भी देते हैं। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि है। फिर आता है आर्यों का मूल स्थान। तो देखिए, आर्यों के मूल स्थान को लेकर भी जो है बहुत ज़्यादा मतभेद है, जिनमें जो स्वामी सरस्वती दयानंद हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल स्थान माना है। यह वर्णन इनकी पुस्तक जो है कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश एवं इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में मिलती है। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास माना है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में सर्वाधिक प्रमाणिक मत जो है वो कौन सा है? आल्पस पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित यूरेशिया का है। जो सर्वाधिक मान्य है वो कौन सा है? यूरेशिया माना जाता है। एशिया, आधा एशिया और आधा यूरोप जो है, इन दोनों को मिलाकर क्या है? यूरेशिया का जो भाग है वो माना जाता है। फिर देखिए, भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम कहाँ बसना शुरू किया था? सप्त सिंधु प्रदेश में बसना शुरू किया था। और जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में हमें इस प्रदेश में बहने वाली 7 नदियों का जिक्र मिलता है। इनमें कौन कौन सी नदियाँ हैं? वो सिंधु, सरस्वती, सतुद्री, विपाशा, परुषणी, वितस्ता, अश्किनी हैं। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्वती नदियों के बीच के प्रदेश को क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त कहा गया है। फिर है
वैदिक कालीन नदियाँ। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सी है? सिंधु नदी है। यह शब्द सिंध क्षेत्र की, यह जो है वह सिंध क्षेत्र की पश्चिमी सीमा बनाती है। जो सिंधु नदी है यह पश्चिमी सीमा बनाती है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी की चर्चा सर्वाधिक बार हुई है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और देखिए जो ये सरस्वती नदी है, तो सरस्वती अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई है। इसकी जगह अब कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। यमुना की चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। गंगा की 1 बार हुई है। वैदिक काल की तोल की इकाई क्या थी? मन थी। फिर है आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। आर्यों ने सबसे पहले सप्त सैंधव क्षेत्र में बसना प्रारंभ किया। वैदिक आर्य हिमालय पहाड़ से तो परिचित थे, लेकिन विंध्य और सतपुड़ा से परिचित नहीं थे। हिमालय की एक चोटी को मुजवंत कहा गया है। जो हिमालय पर्वत है तो उसकी एक चोटी को क्या कहा गया है? मुजवंत कहा गया है। ये किस लिए फेमस थी? ये है सोम के लिए फेमस थी। सोम क्या है? आर्यों का प्रिय पेय रस था, ये पेय पदार्थ था जो सोम था। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शब्द आया है। आर्य विशिष्ट दुर्ग का प्रयोग करते थे, जिसे पुर कहा जाता था। दुर्ग मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो किलेबंदी करते हैं तो वो दुर्ग होता है। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? पुर शब्द का प्रयोग इसमें कहा गया है। फिर है दास एवं दस्यु आर्यों के शत्रु थे। परुषणी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार आया है। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था क्या थी? विदथ थी। फिर आता है इनका सामाजिक जीवन कैसा था। देखिए पुत्र जो था वो संपत्ति का इसमें अधिकारी होता था। फिर देखिए जो ऋग्वैदिक समाज था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक था। जो हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था ना, वो कैसी थी? वो सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा मदर गॉडेस की मृण्य मूर्तियाँ वहाँ मिली थी, जिससे पता चलता था कि वो क्या था? मातृ सत्तात्मक थी। और ये क्या है? पितृसत्तात्मक थी। ये ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। यहाँ जो परिवार के जो मुखिया होते हैं वो पिता होता था। आर्यों के लिए गौर वर्ण तथा दासों के लिए कृष्ण वर्ण का उल्लेख इसमें किया गया है। वैदिक काल में बाल विवाह एवं बहु विवाह का प्रचलन इसमें नहीं था, लेकिन दहेज प्रथा का प्रचलन था। जब विदाई होती थी लड़कियों की तो उनको उपहार के रूप में जो है उपहार दिए जाते थे दहेज के रूप में। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। ऋग्वैदिक लोगों का मुख्य भोजन क्या था? चावल और जौ था। मांस में देखिए भेड़, बकरी, बैल का मांस ये लोग खाते थे। आर्य लोग मछली एवं नमक का प्रयोग नहीं करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्य लोग किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते थे? मछली का और नमक का ये लोग प्रयोग नहीं करते थे। सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में जो है प्रचलन नहीं था। फिर है
वर्ण व्यवस्था यहाँ पर प्रचलित थी। देखिए ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, और हमने जो आपको बताया था अपनी वीडियो में कि वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, जो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो उन 10वां मंडल है तो उसमें जो पुरुष सूक्त है उसमें हमें इसकी जानकारी मिलती है वर्ण व्यवस्था की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। पत्नी को जाय दस्तम कहकर पुकारा गया है। जाय दस्तम मतलब अर्थात पत्नी ही गृह है, और उनके महत्व को ये कहकर उसमें ऋग्वेद में स्वीकारा गया है। फिर ये देखिए आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। कृषि का विवरण मिलता है, जबकि पूर्व वैदिक आर्यों ने पशुपालन को ही अपना मुख्य व्यवसाय बनाया। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो थी तो नगरीय सभ्यता, लेकिन उनका भी जो मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। जबकि जो नगरीय सभ्यता थी तो व्यापार होना चाहिए था, लेकिन उनका भी कृषि था। और जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, और इनका व्यवसाय भी क्या था? कृषि था। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हाथी, बाघ, बत्तख, गिद्ध से आर्य परिचित थे। धनी व्यक्ति को क्या कहा गया? गोपथ कहा गया। समय की माप के लिए गोधुली शब्द का प्रयोग किया जाता था। दूरी की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? गव्यतु का प्रयोग किया जाता था। गाय विनिमय का मुख्य साधन थी। विनिमय मतलब जो लेन देन होता था वो गायों के द्वारा होता था। जैसे कुछ सामान इनको खरीदना था तो मुद्रा ना देकर क्या देते थे? गायों को देते थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें भी जो विनिमय का साधन था वो वस्तु थी। फिर है ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। जो ऋग्वेद है तो उसके चौथा मंडल जो है उसमें चौथा मंडल जो है उसमें खेती के बारे में पता चलता है। और कितनी बार उल्लेख हुआ है खेती का? 24 बार उल्लेख हुआ है। देखिए आप अगर 10 मंडल को पढ़ लें अच्छे से तो बहुत से क्वेश्चन तो आपके उसी से तैयार हो जाते हैं। यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावल का उल्लेख है। महाब्रीही, कृष्णब्रीही, शुक्लब्रीही, आसु धान्य और आयन। खिल्य जो थी वो भूमि की माप की इकाई थी। गाय को अवट करनी इसमें कहा गया है। फिर है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा थी, जिसे क्या कहा गया? श्याम अयस कहा। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो वहाँ पर कौन सी? तांबे का यूज होता था। वहाँ पर तांबा और टिन मिलाकर कांस्य बनाया जाता था। लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। फिर देखिए ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनाट कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। अब यहाँ से देखिए उत्तर वैदिक काल में के बारे में बताया जा रहा है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। राजा की शक्ति में अभिवृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का विधान किया गया है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था, जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा के द्वार तक था। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन तंत्र का आधार था। कहीं कहीं गणराज्य के उदाहरण भी मिले हैं। सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है।
सर्वप्रथम करों को नियमित व्यवस्था का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। भागधुक कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। संग्रहिता राजकोष के नियंता को कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित शब्द बलिकृत से संकेत मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कर का बोझ वैश्य वर्ग के लोग ही वहन करते थे। बाकी जो 3 वर्ग थे उनको नहीं देना पड़ता था। कौन? वैश्य वर्ग लोग ही देते थे। आय का 16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। कर की अदायगी अन्न एवं पशु, देखिए अन्न और पशु दोनों के रूप में दी जाती थी। और जो ऋग्वैदिक काल था तो उसमें जो वस्तु वो क्या था? पशुओं को विनिमय का माध्यम क्या थे? गाय थी। लेकिन यहाँ पर अन्न और पशु दोनों के रूप में दिया जाता था। अक्षवाप आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था। देखिए जो ऋग्वैदिक काल था उसकी तुलना में जो उत्तर वैदिक काल है तो उसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। और जो अथर्ववेद है तो अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्रियों को सभी दुखों का स्रोत कहा गया है। फिर है सोने और चांदी से उत्तर वैदिक काल में अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे। चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। फिर ये देखिए यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है तो उसमें जो है कुछ शासन प्रणालियाँ दी गई हैं जो जिनमें क्षेत्र, शासन और उपाधि यहाँ पर दे रखी है। तो जो पूर्व में होते थे तो उनका वो साम्राज्य होता था और जो वहाँ के राजा होता था उसको क्या कहा जाता था? सम्राट कहा जाता था। पश्चिम क्षेत्र में स्वराज्य और जो यहाँ का राजा होता था उसको कौन सी? स्वराज की उपाधि दी जाती थी। उत्तर में वैराग्य और उपाधि विराट की दी जाती थी। दक्षिण में भोजी और जो उपाधि थी राजा को वो भोज की दी जाती थी। भोज कहा जाता था राजा को। मध्य जो प्रदेश था तो मध्य प्रदेश में राज्य कहा जाता था और उपाधि राजा की होती थी। राजा कहा जाता था। यहाँ पर शासन के प्रमुख को राजा कहा जाता था। फिर देखिए यहाँ पर प्रमुख दर्शन और उनके रचयिता दे रखे हैं। चारवाक जो हैं तो इसके रचयिता कौन है? चारवाक ही है। सांख्य दर्शन जो है इसके कपिल हैं। योग के पतंजलि हैं। न्याय के गौतम हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। वैशेषिक के कणाद व उलूक हैं। फिर देखिए यहाँ पर प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। जैन के महावीर हैं। आजीवक के मक्खिल गोशल हैं। अकिर्यवाद के पूरन कश्यप हैं। नित्य पदार्थवाद के पकुद कच्छयायन हैं। अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं। विशिष्ट द्वैत के रामानुजाचार्य हैं। फिर द्वैताद्वैत के निम्बरकाचार्य हैं। पाशुपत के लकुलीश हैं और शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य हैं। इसी के साथ देखिए जो हमारा वैदिक काल के अंतर्गत जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है वो यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी।